Hello everyone, I'm Prabhdeep Kaur, student of MSc Mathematics SEM 4 from KMB College, London. Today, I'm here to present my seminar on the topic two-way analysis of variance, or we can say two-way ANOVA. These are the contents that I'm going to discuss: introduction of ANOVA, meaning and definition of ANOVA, classification of ANOVA, that is one-way ANOVA, two-way ANOVA. Then I will come to my main topic, that is two-way ANOVA, its introduction, assumption, procedures, and then last I will discuss one example related to two-way ANOVA. Firstly, we will do introduction of ANOVA. Analysis of variance, that is ANOVA, is developed by R.A. Fisher in 1920. If the number of samples is more than 2, the z-test and the t-test cannot be used to test the significance of mean. हमने normal test, that is z-test and t-test किया था to test the significance of difference of means of two population. But अगर हमारे पास number of samples more than 2 होंगे, then z-test and t-test use नहीं होगा to test the significance of mean. इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए आर.ए. फिशर ने अनोवा को डेवलप किया। इस तरह के केसेस में ये टेक्निक बहुत यूजफुल थी एंड इसकी हेल्प से वी कैन टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ वैल्यू फॉर लार्ज नंबर ऑफ difference of mean value for large number of samples at the same time. ANOVA is basically one of the application of F-test. That is F-test as a test of equality of several population means. Suppose जैसे हमने 3 population थी, पहले हमने डाटा ले लिया स्टूडेंट्स इन केएमवी का, दूसरा डाटा ले लिया स्टूडेंट्स इन एचएमवी का, सपोज तीसरा डाटा हमने ले लिया स्टूडेंट्स इन दुआबा का। इन सब के हमने मार्क्स ले लिए अलजेब्रा में। हमने नल हाइपोथेसिस सेट किया μ1 इक्वल टू μ2 इक्वल टू μ3। अब हम चेक करेंगे कि इन तीनों के पॉपुलेशन का जो पॉपुलेशन मीन है वो इक्वल है या नहीं है। जैसे μ1 फॉर एग्जांपल, जैसे μ1 इक्वल टू μ2 है पर वो μ3 के इक्वल नहीं है, या दूसरा केस μ1 नॉट इक्वल टू μ2 है पर वो μ3 के इक्वल है। सो एटलीस्ट कोई दो है वो इक्वल नहीं है। ये हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो गया। जब हम दो पॉपुलेशन के मीन की इक्वालिटी को चेक करते हैं देन हम टी टेस्ट को यूज करते हैं, दैट इज टी टेस्ट एज अ टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन। लेकिन जब हमारी पॉपुलेशन दो या दो से ज्यादा हो जाए, पॉपुलेशन दो से ज्यादा हो जाए, तो वहां हम टी टेस्ट अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो हम वहां पे एफ टेस्ट अप्लाई करेंगे, दैट इज एफ टेस्ट एज अ टेस्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ सेवरल पॉपुलेशन मीन। एंड इस टेस्ट को हम कंडक्ट करेंगे with the help of a statistical technique, that is ANOVA. So basically हम ANOVA को use करते हैं to check the equality of several population means. Next we will do meaning and definition of ANOVA. Firstly we will do meaning of ANOVA. Analysis of variance, that is ANOVA, is a powerful statistical technique for testing simultaneous significance of the difference among the means of several categories by examining the variance of samples under consideration. ANOVA एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम चेक करते हैं कि क्या पॉपुलेशन मीन एंड सैंपल मीन मोर देन 2 पॉपुलेशन के बीच का डिफरेंस सिग्निफिकेंट है या नहीं। तो जैसे हमने पीछे पॉपुलेशन मीन इक्वल लिया था नल हाइपोथेसिस में, μ1 इक्वल टू μ2 इक्वल टू μ3। इस टेक्निक ऑफ ANOVA को हम अप्लाई करते हैं। इसका मीनिंग ये है कि हम चेक करते हैं, इसे चेक करते हैं बाय यूजिंग द वेरिएंस ऑफ सैंपल्स। दैट्स व्हाई इस टेक्निक का नाम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है। सो हम इससे चेक करते हैं इक्वालिटी ऑफ द मीन्स बाय यूजिंग द वेरिएंस ऑफ द सैंपल। नेक्स्ट इज definition of ANOVA. According to Professor R.A. Fisher, analysis of variance is a technique of separating total variation observed in a set of observed data into its non-negative components, each of which measures the variability between the samples and within the samples. इस टेक्निक से हम वेरिएंस को स्टडी करते हैं, तो हम टोटल वेरिएंस को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं और वो जो दोनों कंपोनेंट्स होते हैं वो नॉन नेगेटिव होते हैं। एक कंपोनेंट जो है वो विद इन द सैंपल्स होता है और दूसरा जो कंपोनेंट है वो विद इन एक कंपोनेंट जो होता है वो विद इन द सैंपल्स होता है और दूसरा कंपोनेंट जो होता है हम बिटवीन द सैंपल्स कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने पीछे 3 सैंपल्स लिए थे, वैसे ही फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने 3 सैंपल्स ले लिए, एक x1 ले लिया, एक x2 ले लिया और तीसरा x3 ले लिया। इन सबकी कुछ ना कुछ वैल्यूज हैं,
जैसे हमने x1 में 4 वैल्यूज ले ली, तो हम जब x1 के डाटा को देखेंगे तो उनके डाटा में कितनी वेरिएशन आ रही है, दैट इज वेरिएशन विद इन द सैंपल। दूसरा है वेरिएशन बिटवीन द सैंपल। जैसे x1 डाटा ले ली, x1 में 4 डाटा है, 4 डाटा आ गए हमारे पास, x2 में 4 डाटा आ गए, तो उन दोनों डाटा के बीच में कितना वेरिएशन आ रहा है, दैट इज वेरिएशन बिटवीन द सैंपल। तो हम टोटल जो वेरिएशन है उसको दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं, वेरिएशन विद इन द सैंपल एंड वेरिएशन बिटवीन द सैंपल। Next is classification of ANOVA. ANOVA is classified into two types, one-way ANOVA and two-way ANOVA. One-way ANOVA. One-way ANOVA is used to test the equality of population means when classification of observation is done by one variable only. For example, the effect of fertilizers in the production of wheat can be easily analyzed by using one-way ANOVA. जब एक फैक्टर अफेक्ट करता है किसी फिनोमिना को, उसे हम वन वे एनोवा कहते हैं। जैसे अफेक्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट, इसे हम इजीली एनालाइज कर सकते हैं बाय यूजिंग वन वे एनोवा। यहाँ पर जो फर्टिलाइजर्स है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो प्रोडक्शन ऑफ वीट है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो कि फर्टिलाइजर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी प्रोडक्शन होगी वीट की। नेक्स्ट इज टू वे एनोवा. Two-way ANOVA is used to test the equality of population means when classification of treatment is done by two variables. जब दो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं किसी फिनोमिना को, that is two-way ANOVA. Now we will discuss in brief about two-way ANOVA. Two-way analysis of variance with one observation per cell is used to test the equality of population means when classification of treatment is done by two variables. Same, when टू फैक्टर्स किसी फिनोमिना को अफेक्ट करे, उसे हम टू वे एनोवा कहते हैं। इसे हम विद वन ऑब्जर्वेशन पर सेल भी कहते हैं। सेल क्या होता है कि इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। इन अदर वर्ड्स, इन टू वे क्लासिफिकेशन द डाटा इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू टू क्राइटेरिया. There are factors affecting the phenomena. One factor is taken along the column and the other factor is taken along the rows. We set up the null hypothesis one for each other. दो फैक्टर्स होंगे जो किसी फिनोमिना को अफेक्ट करेंगे। एक फैक्टर को हम अलोंग द कॉलम ले लेंगे और दूसरे फैक्टर को हम अलोंग द रोज ले लेंगे, और दोनों के लिए अलग 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 जो है नल हाइपोथेसिस सेट कर देंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने सेल ऑफ टी लिया, सेल ऑफ टी के लिए हमने इसके बेसिस पे हमने डाटा कलेक्ट कर लिया। सेल ऑफ टी एक फिनोमिना हो गया। हमने देखा कि टी की सेल को दो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं। पहला फैक्टर है सीजन एंड दूसरा फैक्टर है एफिकेसी ऑफ द सेलर। जो सीजन है उसे हमने अलोंग द कॉलम ले लिया, और जो एफिकेसी ऑफ द सेलर है उसे हमने अलोंग द रो ले लिया। जैसे हमने यहाँ पे डाटा कलेक्ट किया, यहाँ पे जो S1 लिया एक साइड पर और दूसरी साइड पे विंटर लिया। अब इन दोनों के इंटरसेक्शन में जैसे A12 आ रहा है, और जो ये जो A12 है ना, ये वन ऑब्जर्वेशन पर सेल है। नेक्स्ट इज assumption of two-way ANOVA. Population from which samples are taken follow normal population. पॉपुलेशन जहां से सैंपल लिए जाते हैं वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं। सैंपल ऑब्जर्वेशन जो होती हैं वो इंडिपेंडेंट होती है और रैंडम होती है। पॉपुलेशन जहां से सैंपल लिए जाते हैं उनकी सेम वेरिएंस है, डिफरेंट जो ट्रीटमेंट है वो एडिटिव होगी नेचर में। जो अफेक्ट ड्यू टू चांस होगा वो इंडिपेंडेंट होगा और आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। नेक्स्ट इज प्रोसीजर ऑफ टू वे ANOVA. हमने कोई फिनोमिना लिया, फॉर एग्जांपल जैसे हमने पीछे लिया था सेल ऑफ टी, उसे दो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे थे। पहला था सीजन और दूसरा था एफिकेसी ऑफ द सेलर। फॉर एग्जांपल हमने फर्स्ट फैक्टर को एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया और सेकंड फैक्टर को हमने वाई से रिप्रेजेंट कर दिया। सेकंड स्टेप में हमने दोनों को नल हाइपोथेसिस दे दी, एक को एच नॉट से डिनोट कर दिया नल हाइपोथेसिस को, और दूसरे नल हाइपोथेसिस को एच नॉट डैश से डिनोट कर दिया। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे कि अगर हमारी वैल्यूज बहुत बड़ी हैं तो हम कोडिंग मेथड अप्लाई करेंगे। जो डाटा हमें दिया है उनमें से हम कोई भी एक वैल्यू ले लेंगे,
उससे बाकी के डाटा को या तो ऐड कर देंगे या सब्ट्रैक्ट कर देंगे या मल्टीप्लाई कर देंगे, किसी भी तरीके से हमारा जिससे डाटा हमारा सिंप्लीफाई हो जाए उसे अप्लाई कर देंगे। उसके बाद हम शॉर्टकट मेथड अप्लाई करेंगे। स्टेप फोर्थ में हम सबसे पहले करेक्शन फैक्टर को कैलकुलेट करेंगे। करेक्शन फैक्टर का फॉर्मूला है टी स्क्वायर ओवर एन। यहाँ पे जो टी है वो है ग्रैंड टोटल, समेशन आई समेशन जे इंटू एक्स आई जे। एन जो हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, टोटल नंबर ऑफ हमारी जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उस सबको ऐड कर दिया। स्टेप नंबर फिफ्थ में हम टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स को कैलकुलेट करेंगे बाय दिस फॉर्मूला। स्टेप 6 में हम सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन कॉलम्स को कैलकुलेट करेंगे। स्टेप नंबर 7 में हम सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन रोज को कैलकुलेट करेंगे, एसएसआर। स्टेप 8 में हम कैलकुलेट करेंगे सम ऑफ स्क्वायर्स विद इन सैंपल्स और ड्यू टू एरर। इसे हम कैलकुलेट करेंगे, एसएससी हमारा इक्वल होता है टीएसएस माइनस एसएससी प्लस एसएसआर। स्टेप 9 में हम अनोवा टेबल को बनाएंगे और एफ रेशियोज कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे दो नल हाइपोथेसिस थे तो हमारे यहाँ पे एफ रेशियोज भी दो कैलकुलेट हो गए, F1 एंड F2। Now we will do one example related to two-way ANOVA. The following example shows the yield of the varieties ABC when treated with chemicals 1, 2, 3 and 4. यहाँ पे हमें वैरायटी ऑफ फर्टिलाइजर यूज दिए गए हैं 1, 2, 3, 4 और हमें वैरायटी ऑफ सीड्स दी गई हैं। हम एक अनोवा टेबल बनाएंगे और इसे टेस्ट करेंगे 0.01 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे कि क्या सिग्निफिकेंट डिफरेंस है इन यील्ड पर एकड़ ड्यू टू फर्टिलाइजर, और दूसरा चेक करेंगे कि क्या सिग्निफिकेंट डिफरेंस है इन यील्ड पर एकड़ ड्यू टू सीड्स। नाउ इट्स सॉल्यूशन। यहाँ पे दो फैक्टर्स हैं, एक है वैरायटी ऑफ सीड और दूसरा है वैरायटी ऑफ फर्टिलाइजर्स। एक वेरिएबल को हम एक्स से डोनेट करेंगे, दैट इज वैरायटी ऑफ सीड को हम एक्स के डोनेट कर देंगे, और जो दूसरा वेरिएबल है वाई उसे हम जो दूसरा वेरिएबल है वैरायटी ऑफ फर्टिलाइजर्स उसे हम वाई से रिप्रेजेंट कर देंगे। सेकेंड स्टेप में हम नल हाइपोथेसिस सेट करेंगे। हमने चेक करना है कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं। तो हमने नल हाइपोथेसिस, पहला नल हाइपोथेसिस ले लिया कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन यील्ड पर एकड़ ड्यू टू सीड, और दूसरा हमने नल हाइपोथेसिस ले लिया H0 डैश, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन यील्ड पर एकड़ ड्यू टू फर्टिलाइजर्स। हमने सारा सभी डाटा लिख लिया। x के जो है उसे हमने x1, x2, x3 से डोनेट कर दिया, इन सबको कैलकुलेट कर दिया, x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर, x3 स्क्वायर, उन सब का टोटल कर लिया। नेक्स्ट इज हमने स्टेप 3 में करेक्शन फैक्टर ले लिया। स्टेप करेक्शन फैक्टर हमें पता है कि टी स्क्वायर ओवर एन होता है, टी होता है जो ग्रैंड टोटल, मतलब जो हमारा x1 समेशन x1 समेशन x2 समेशन x3 आया उन सबको ऐड कर देंगे। जहाँ यहाँ पर हमारा जो समेशन x1 समेशन x2 है समेशन x3 है इन सबको कैलकुलेट कर देंगे, और जो हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे n1 प्लस n2 प्लस n3, 4 ऑब्जर्वेशन है, 4 + 4 + 4 इक्वल टू 1200। तो यहाँ से हमने करेक्शन फैक्टर कैलकुलेट कर लिया बाय द फॉर्मूला टी स्क्वायर बाय n, 60 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 इक्वल टू 300 आ गया। स्टेप 4 में हमने टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स कैलकुलेट कर दिया। ये टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स का फॉर्मूला है, ये हमने पीछे कैलकुलेट किया था, इन सबको लिख के माइनस करेक्शन फैक्टर, समेशन x1 का स्क्वायर प्लस समेशन x2 का स्क्वायर प्लस समेशन x3 का स्क्वायर माइनस करेक्शन फैक्टर। इससे नेक्स्ट स्टेप में हम सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन कॉलम्स कैलकुलेट कर देंगे। समेशन x1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1, समेशन x2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2, समेशन x3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n3 माइनस करेक्शन फैक्टर। आंसर हमारा 8 आ गया। देन हम सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन रोज कैलकुलेट करेंगे, इसे हम एसएसआर से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला है समेशन y1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 डैश, समेशन y2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2 डैश,
समेशन y3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n3 डैश माइनस करेक्शन फैक्टर। यहाँ पे हमने जो y1 कैलकुलेट y1 का होल स्क्वायर कर दिया, ये y1 y2 y3 y4 की वैल्यूज आ गई, और जो हमारा n1 डैश इक्वल टू n2 डैश इक्वल टू n3 डैश है वो 3 है। देन हम सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू एरर कैलकुलेट करेंगे, वो होता है TSS माइनस SSC प्लस SSR, वो हमारा 6 आ गया। देन हम नेक्स्ट स्टेप में हम अनोवा टेबल बनाएंगे और हम कैलकुलेट करेंगे एफ रेशियो। यहाँ पे हमने सबसे पहले सोर्स ऑफ वेरिएशन ले लिया बिटवीन कॉलम्स बिटवीन रोज ड्यू टू एरर। सम ऑफ स्क्वायर्स ले लिए, सम ऑफ स्क्वायर जो हमारे पीछे कैलकुलेट करके आए थे, SSC आया था 8, SSR आया था 18, SSC आया था 6, और जो हमारा TSS है टोटल सम ऑफ स्क्वायर्स वो 32 आया था। यहाँ से हमने सबकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट कर दी। फिर उसके बाद मीन सम ऑफ स्क्वायर्स कैलकुलेट कर लिया, 8 divided SSC over C minus 1, 8 divided by 2 equal to 4, MSSR equal to SSR over R minus 1 equal to 18 by 3 equal to 6 आ गया। MSSE मीन सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू एरर जो है हमारा इक्वल टू SSE over n minus C minus R plus 1 that is 6 over 6 equal to 1 है। इससे हम एफ रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। F1 जो हमारा कैसे कैलकुलेट होगा, जो हमारा मीन सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन कॉलम्स है उसको हम मीन सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू एरर से डिवाइड कर देंगे, तो वो हमारा 4 आ गया। और दूसरा F2 रेशियो है, जो F2 F रेशियो है, उसे हम MSSR दैट इज मीन सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू रोज को हम मीन सम ऑफ स्क्वायर्स ड्यू टू एरर से डिवाइड कर देंगे, तो वो 6/1 इक्वल टू 6 आ गया। देन यहाँ से हमारा डिसीजन आ गया, हमारे पास एफ रेशियोज की वैल्यूज आ गई। हमने टेबुलर वैल्यू एफ की कैलकुलेट की, हमारा यहाँ पे न्यू1 जो है न्यू2 था और न्यू2 जो था हमारा 6 था। तो डिग्रीज ऑफ, ये हमारी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 2 और 6 पर चेक करेंगे तो 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, तो वो वैल्यू आ गई 10.72। तो हमने देखा कि हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है F1 की वो कम है टेबुलर वैल्यू ऑफ F से। यहाँ पर हमारी F1 की वैल्यू आई थी 4 और यहाँ पर हमारी टेबुलर वैल्यू आई 10.72। तो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू है जो वो टेबुलर वैल्यू से लेस है, तो हमारा जो नल हाइपोथेसिस है H0 वो एक्सेप्ट हो जाएगा। दूसरा हमने टेबुलर वैल्यू कैलकुलेट की F की, जहाँ पे न्यू1 जो है 3 है और न्यू2 जो है वो 6 है। यहाँ पे हमने 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिया, तो कैलकुलेट वहां से देखा एफ डिस्ट्रीब्यूशन के टेबल से, तो वहां पे वैल्यू आ गई 9.78 और हमारी F2 की वैल्यू आई थी 6। तो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू F2 की वो लेस होगी टेबुलर वैल्यू से। सो जो हमारा दूसरा नल हाइपोथेसिस हमने लिया था वो H0 डैश वो एक्सेप्ट हो जाएगा। देन ये ग्राफ हो जाएंगे F1 एंड F2 के। जो F1 की वैल्यू है वो 4 आ रही है और जो टेबुलर वैल्यू है 2,6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पर वो 10.72 आ रही है। तो हमारा जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा H1 H0 और H0 डैश। तो इससे कंक्लूजन आ गया कि कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है यील्ड पर एकड़ ड्यू टू सीड्स में, और कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है यील्ड पर एकड़ ड्यू टू फर्टिलाइजर्स में। This is all about my presentation on the topic two-way analysis of variance. Thank you.